नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अतिन। आज हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी। सर जी, पहले तो प्रणाम, नमस्कार, आपका स्वागत है डेव टॉक में वंस अगेन। नमस्कार आदित्य, थैंक यू। सर, काफ़ी सारी बातें करनी है मुझे आपसे बट मैं जैसे आपसे दोपहर में डिस्कस कर रहा था, सीरीज़ ऑफ डिस्कशंस है, बट सबसे पहले जो सबसे बर्निंग टॉपिक है इस टाइम पे मैं उठाना चाहता हूँ। कल जो खबर आई है 35 लाख लोगों का नाम काटा गया है फ्रॉम द वोटर लिस्ट इन बिहार। अ, आपने मेरे को बताया कि ये कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है, ये डबल वोटर्स को काटा गया है। आई मीन दैट ओनली ओपन माय आईज़ कि डबल वोटिंग कर सकता है कोई इतना अगर किसी को कराना हो तो। सो 35 लाख का नंबर एक बड़ा बड़ा है, तो मैं ये पूछूँगा आपसे सर क्या ये नंबर बढ़ेगा और? देखिए आदित्य, ऐसा है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है और मैं आपसे बात करते करते कंफर्म भी कर रहा हूँ कि ये जो 35 लाख वाली फिगर जो शायद दैनिक जागरण ने रिपोर्ट की है, ये जो रिपोर्टिंग है ये उन लोगों के बारे में है जो 2003 से लेकर अब तक बिहार छोड़कर चले गए हैं। हाँ, नाउ आई एम कन्विंस्ड, ये मेरे सामने आ गया है और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, मैं आपको हेडिंग पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं आपको इनफैक्ट कटिंग भेज दे रहा हूँ और आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। जी। लेट मी सेंड दिस टू यू, एक सेकेंड। तो ये वो फिगर है जो लोग बिहार से माइग्रेट कर गए हैं, जो बिहार से पलायन कर गए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। मैंने भेज दिया आपको। और जो अब कहीं और के वोटर बन गए हैं जाके। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 17,38,000 लोग तो ऐसे हैं जो कि देखिए इसमें लिखा हुआ है। हाँ, ओके। पुनरीक्षण के बाद बिहार की प्रारूप सूची से हटेंगे 35 लाख मतदाताओं के नाम। अब तक दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए हैं 17,38,000 लाख वोटर। तो और 12,56,000 मृत हो गए। तो यानी ये अब वहाँ के वोटर रहे नहीं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये आप देखें कि 35 लाख में से करीब 30 लाख लोग आपके सामने ऐसे हैं जो कि या तो बिहार से पलायन कर गए हैं, कहीं और चले गए हैं, और या फिर उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये जो फर्जी वोटर ढूंढने का एक अभियान था, ये उसकी बात नहीं चल रही है। रवीश कुमार ने इसको अपना एक ड्रामा बनाया है और एज़ यूजुअल उनकी आदत है, वो एक फर्जी रिपोर्टिंग करते हैं। तो वही वो कर रहे हैं, इसको इशू बना रहे हैं जितने ये पूरा पत्रकार गैंग है। पर इसको आप देखिए, आपके सामने है कि 35,70,000 में से 30 लाख लोग या तो बिहार से जा चुके हैं और या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो रह जाते हैं 5 लाख लोग। अब वो 5 लाख लोग भी कब वापस अप्लाई कर दें या फिर अपील में चले जाएं, और आपको मालूम है 1 महीने का अपील का भी टाइम मिलेगा। तो ये सब क्या होगा, ये बाद में नज़र आएगा। अब रही बात इसकी कि क्या इससे फर्जी वोटरों में कमी आएगी? डेफिनेटली आएगी। सुप्रीम कोर्ट की इतनी ढेर सारी दखलंदाजी के बाद हो सकता है उतनी कमी ना आए जितनी आनी चाहिए, लेकिन आएगी, ज़रूर आएगी, 100% आएगी। इनफैक्ट आप जब भी कोई रिवीजन करते हैं तो कुछ फर्जी वोटर सामने आते हैं, जब आपकी नीयत ऐसी नहीं होती तो भी। इस बार तो चुनाव आयोग बाकायदा नियत बनाकर फर्जी वोटरों को पकड़ रहा है। और इसमें भी बड़ा मज़ेदार है, उसमें सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि साहब नागरिकता साबित करना तो गृह मंत्रालय का काम है, आप क्या कर रहे हैं? तो चुनाव आयोग उनको बताता है कि साहब हमको कानून में, संविधान में कहा गया है कि हर उस आदमी को वोट डलवाओ जो 18 साल से ऊपर है, जो भारत का नागरिक है। तो 18 साल से ऊपर और भारत के नागरिक हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे? तो अब ये क्या कहा जाए, अभी सुप्रीम कोर्ट है और जिस तरह बिहेव कर रही है आपके सामने, उसमें क्या बोला जाए। सर उसके अंदर भी देखिए ये जो आधार का पूरा ये कचरा चला कि भई नहीं, आधार को यूज़ करो, ये करो, वो करो। उसमें लोगों ने बड़ा क्लियरली बोला कि यार हमको एक चीज़ बताओ, आपका अगर फादर का नाम वोटर लिस्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो फिर डॉक्यूमेंट दिखाओ अपने। अब उसमें भी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी प्लीज़ कंसीडर करके एक वो एक स्टेटमेंट सा डाल दिया, इन स्पाइट ऑफ नॉट रीडिंग द आधार कार्ड इटसेल्फ, जहाँ पर वो कहता है भई दिस इज़ नॉट योर आइडेंटिटी। नहीं, देखिए, प्लीज़ कंसीडर को आप हल्के में मत लीजिए। उन्होंने प्लीज़ कंसीडर के आगे ये भी कहा है कि जहाँ आपको आधार मान लेना चाहिए और जहाँ आप ना मानिए वहाँ कारण बताइए। तो अब जी। आप फ़र्ज़ करें कि अगर 50 लाख, 1 लाख, 1 करोड़ आदमी फर्जी आधार निकाल रहे हैं, तो और अगर या फिर उनमें कहीं कोई डाउट है तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग किसको किसको कारण बताएगा?
तो दूसरी बात, अब हमारे जज साहब कहते हैं उनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है। डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उनका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ भाई? वो मतलब कमाल की बात है। आप सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं हमारे पास हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तीसरी बात, लोग इसको ये जो एक खबरों को काट काट के चला रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि साहब बताइए इस तरह के दस्तावेज किसके पास होंगे? भाई नहीं होंगे तो आपके बाप का नाम होगा, आपकी माँ का नाम होगा वोटर लिस्ट में। अगर वो भी नहीं है और आपके पास दस्तावेज भी नहीं है तो फिर तो भाई आप ही सोच लें कि क्या आप वोट देने के योग्य हैं भी। फिर आप कहाँ के लिए प्लानिंग करके बैठे हैं, वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। सर लेकिन इसके अंदर एक जैसे ये आया कि भाई हमारे पास ये डिटेल नहीं है, हम वही इफ यू याद करें 5-8 साल पुरानी जो हम कागज नहीं दिखाएंगे, अब वो बोल नहीं सकते। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट जो दे दिया है, इसका ओवरऑल इस प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, उसके 2 दिन के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला कि साहब हम तो पूरे देश में करने वाले हैं, पहले स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, तो वहाँ पर तो और ही लंका बहेगी। देखिए, 2 बातें हैं आदि। ये जो कागज नहीं दिखाएंगे वाली बात भी थी, अभी भी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये बैकडोर से एनआईसी है, एनआरसी है। अच्छा, अगर बैकडोर से एनआरसी है भी तो भाई नेशनल सिटीजन रजिस्टर दुनिया में कहाँ नहीं बनता? अपने नागरिकों की एक रजिस्टर बनाना कहाँ गलत है? उसको बैकडोर से क्यों हो? वो तो सीधे फ्रंट डोर से होनी चाहिए एनआरसी। दुनिया का हर देश अपने नागरिकों का एक रजिस्टर रखता है, हम क्यों नहीं रखें? क्यों नहीं रखे बताइए। रही बात ये कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और चुनाव आयोग क्या कर रहा है, देखिए ये सिर्फ आप सरकार की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। मेरा मानना है कि एक बार कोई भी सरकार, राज्य सरकार से लेकर और केंद्र सरकार तो बहुत दूर की बात है आदि, अगर एक थानेदार मन बना ले कि मुझे कुछ करना है तो दुनिया की कोई अदालत रोक नहीं पाती है। ना गिव यू एन एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसी किसी मामले में एक गिरफ्तारी नहीं हो सकती जिसमें 7 साल से कम की सजा हो या 7 साल तक की सजा हो। गिरफ्तारी तभी कीजिए जब 7 साल से ज्यादा की सजा हो। यहाँ तो मतलब शांति भंग में गिरफ्तारी हो रही है, लोग जेल जा रहे हैं। दफा 25 में गिरफ्तारी हो रही है, लोग जेल जा रहे हैं। जिसमें 6-6 महीने की सजा है उसमें गिरफ्तारी हो रही है, लोग जेल जा रहे हैं। ये भी देखिए बड़ी अजीब सी बात है साहब, कमाल की बात है। अच्छा, अक्सर रोज हाई कोर्ट बुला रही है, सुप्रीम कोर्ट बुला रही है कि आपने गिरफ्तारी क्यों की, और थानेदार कहता है हुजूर दंगा हो जाता, बड़ा जरूरी था। अब आप क्या कहेंगे उससे कि नहीं दंगा करा दो पर गिरफ्तारी ना करो। तो जब सरकार मन बना लेती है किसी काम को करने का, तो फिर कह रहा हूं ये तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो जाने दे, थानेदार मन बना लेता है तो फिर वो होके रहता है। आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, जिस दिन आप मतलब कितनी बार सुप्रीम कोर्ट योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पे आदेश पारित कर चुकी है, परंतु बुलडोजर है कि चलने रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपने तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, कांवड़ियों के मार्ग पर दुकानदारों का नेम प्लेट लगाना, नाम लिखना एंड ऑल दैट, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट इसमें कूद पड़ा है। लेकिन देखिए योगी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो सरकारें जब किसी काम को करने का मन बना लेती हैं तो कोई कोर्ट नहीं रोक पाती। इसके बाद अगर कोई कहता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं हो पाया, हाई कोर्ट की वजह से नहीं हो पाया, तो मैं मानता हूं ये एलिबाई है, ये सिर्फ बहानेबाजी है। आप जो काम करना चाहते हैं वो कर ही लेते हैं। और रही भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो SC/ST एक्ट में भी एक फैसला दिया था, आपने पलट दिया कि नहीं पलट दिया? तो व्हेन अ गवर्नमेंट मेक्स अप इट्स माइंड, नो कोर्ट इन द लैंड कैन एक्चुअली स्टॉप इट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो लोगों द्वारा चुन कर आती है। एक लोकतंत्र में अंततः लोगों का वोट ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप बहस करते रहिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है कि जुडिशरी सुप्रीम है, पर मैं कहता हूं सिर्फ बहुमत सुप्रीम है। जो बहुमत चाहता है वो होना चाहिए, और वो होता है जब सरकारें मन बना लेती हैं तो होके रहता है। अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम पूरे देश में, हालांकि इलेक्शन कमीशन पहले से कह रहा था हम पूरे देश में करेंगे, अब उन्होंने उसको फिर से कह दिया कि हम पूरे देश में करेंगे। रही बात सुप्रीम कोर्ट के ये कहने की चुनाव के पहले क्यों कर रहे हो, तो भाई इस देश में तो हर तीसरे महीने कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है ना, उसको आप कहां तक रोकेंगे? क्योंकि आई मीन आखिर में अगर आप देखें सबसे ज्यादा जो आवाजें उठ रही हैं यहाँ पर, अब मैंने देखा है कि 2-3 जगह से आवाजें उठ रही हैं। सेंट्रल जो ऑपोजिशन है वहां से तो वो अपने कोर्ट केस में बिजी हैं, वहां से छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी आवाजें उठ रही हैं टीएमसी से, और हम आज देख रहे हैं कि टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी पूरा रोड पे नहीं, एक सबसे ज्यादा आवाजें टीएमसी से ज्यादा तेजस्वी यादव से उठ रही हैं।
वो भाई है। जो लोग इससे प्रभावित हैं, तेजस्वी प्रभावित हैं, तेजस और ममता प्रभावित हैं, जी, आसाम में कांग्रेस प्रभावित होगी, वो परेशान है। और हाँ। चूंकि बिहार चुनाव का एक कोलैटरल असर उत्तर प्रदेश पे भी पड़ेगा, इसलिए अखिलेश यादव भी परेशान है। सर आप ये देखिए, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। आई मीन देख के मैं एकदम हैरान हो गया। मैं बोला देखो यार, बारिश हो रही है, ऐसे मतलब ये गलत बात है सर। मोदी जी को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। मैं बड़ा परेशान हूँ मोदी जी से कि बारिश के बीच में अपने गले में पोस्टर लटवा के इनको आना पड़ता है। तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बट एक चीज़ मेरे को पूछनी है सर, टीएमसी की तरफ से आप देखेंगे महुआ मोइत्रा ने भी केस डाला था सुप्रीम कोर्ट में। उसने बड़े प्राउडली अनाउंस करा। सागरिका घोष इंग्लिश में वो बाहर भेजना चाहती है, शी वांट्स टू एड्रेस द आउटसाइड ऑडियंस, किसी तरह से कोई ना कोई पेपर उठा ले उसको। ये जो एक्सरसाइज चल रही है भारत के अंदर, एंड इंटरेस्टिंगली अभी तक जब जो बांग्लादेशी भी फेंके जा रहे हैं बाहर, अभी तक कोई नहीं बोला। बट एक ही चीज, ये जो लैंग्वेज को लेके अभी ये जो एंगल नया निकालने की कोशिश हो रही है इनकी तरफ से कि भाई बंगालियों को बड़े गंदी तरह ट्रीट किया जा रहा है बांग्लादेशी समझ के, ये कहीं जाएगा सर? देखिए सब बहानेबाजी है, इस सिर्फ बहानेबाजी है। और देखिए मैंने एक ट्वीट किया, मैंने आपको भेजा भी है, सर एंड आई एम सो सरप्राइज्ड कि किसी ने इसको इशू नहीं बनाया। इसमें ममता बनर्जी खुलेआम कह रही हैं कि मुस्लिम वोट एक मेरे लिए दुधारू गाय है, मुझे दूध देती है और इसलिए मैं उसकी लात खाने को तैयार हूं। जस्ट इमेजिन, आई एम प्रेटी, मतलब मुझे लगता है कि शायद 80 साल में किसी एक पॉलिटिशियन ने इतनी खुल के बात नहीं कही होगी। ये मैंने ट्वीट किया। वो कह रही है मैं 100 बार मुसलमानों का तुष्टीकरण करूंगी, जो गाय दूध दे रही है मैं उसकी लात खाने को तैयार हूं। नाउ इमेजिन, 80 साल में किसी ने कहा। तो ममता बनर्जी ऑफ कोर्स, लेकिन ये भी कमाल की बात है कि साहब बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इस बार की है। मुर्शिदाबाद से लोग ठेले गए हैं उस पार, लेकिन ममता चुप रही। अब आप ये सोचिए, अगर ममता जैसी फाइटर, आप उन्हें कुछ भी कह लीजिए, हकीकत ये फाइटर तो वो हैं। फाइटर तो वो तब भी थी जब वो कांग्रेस में थी, जब वो वामपंथियों से लड़ रही थी, जब वो अपनी पार्टी बनाई, और आज फाइटर तो वो हैं। लेकिन अगर ममता जैसी फाइटर अगर अपने ही वोटरों के गिरफ्तार होने पर चुप है, बल्कि पश्चिम बंगाल की पुलिस से बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी करा रही है, तो आदि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ममता के सामने ऐसी क्या मजबूरी है? मतलब हु वुड हैव इमेजिन, कौन ये सोच सकता था कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी होगी? कैन यू गिव मी वन रीजन फॉर दैट? आपको क्या लगता है कि ममता ऐसा कराने पे क्यों सहमत है? सर मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन बिकॉज ये जो आप देख रहे हैं असम में चीफ मिनिस्टर के ऊपर अभी आज तो बोल रहे हैं भैया हम इनको अरेस्ट कराएंगे, हम इनको जेल में फेंकेंगे, और वो जिस तरह से वो तो एकदम हाइपर अग्रेसिव मोड में है। ये पहली बारी मैंने उनके ऊपर कुछ रिएक्शन देखा है, बट आई हैव नो आइडिया व्हाई ममता दीदी आई मीन देखिए चुपचाप काम कर रहा है। आइडिया तो देखिए पता मुझे भी नहीं है, लेकिन एक 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 वी कैन मेक अ सेफ गेस, एक सेफ गेस किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ममता दीदी को बोल दिया है कि अगर चुनाव खुद ही कराना चाहती हो दीदी तो अब गिरफ्तारियां भी करा लो, वरना पानी नाक के ऊपर चला गया है, फिर तुमको बर्खास्त करके चुनाव हम ही करा देंगे। इसके अलावा और कोई धमकी ममता बनर्जी पर काम कर ही नहीं सकती, और किसी बात से उन्होंने अब तक डरना सीखे, वो बस सरकार जाने से डरती। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में है, वो बहुत जबरदस्त दबाव में है। रही बात हेमंत बिस्वा शर्मा की गिरफ्तारी कराने की बात, राहुल गांधी ने क्लोज डोर मीटिंग में कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि हमारी सरकार आने दो, हेमंत को गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। इसमें नहीं, दो अभी तो तीन खुले इसके में बड़े बोल दिया सर। इंटरेस्टिंग पहलू हैं, दो तीन खुले इंटरेस्टिंग में पहलू हैं कि खुले में क्लोज बोल डोर दिया है मीट। सर। हाँ, खुले में बोल दिया है। नहीं नहीं, पहले उन्होंने जो हेमंत बिस्वा शर्मा का हमने ट्वीट देखा है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी ने क्लोज डोर मीटिंग में अपने विश्वस्त सलाहकारों से कहा है कि हम हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल भेज देंगे। दिस इज व्हाट हेमंत बिस्वा शर्मा इज ट्वीटेड। क्लोज डोर मीटिंग उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। तो क्लोज डोर मीटिंग की बात भी हेमंत बिस्वा शर्मा तक पहुंच जा रही है, राहुल गांधी के इनर सर्कल की बात भी हेमंत बिस्वा शर्मा तक पहुंच जा रही। दिस इज फनी, ये आप सोचिए। दूसरी बात,
राहुल गांधी ऐसा करेंगे, इससे किसको डाउट है भाई? कोई, मैं आज भी कहता हूं, कोई कसर छोड़ी थी नरेंद्र मोदी को जेल भेजने में? अमित शाह को भेज ही दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर जो आरोप लगाते हैं वो भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट जिस एसआईटी ने दी थी वो कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान बनी थी। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट जिस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान थी। मैं कहता हूं ना कि नरेंद्र मोदी को एसआईटी से, नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से दोनों जो राहतें मिली वो मनमोहन सिंह के मुख्य प्रधानमंत्री रहते बनी, सोनिया गांधी की सरकार में बनी, और आप कुछ नहीं कर पाए। और तीसरी बात, नरेंद्र मोदी ने जो अपना सबसे बड़ा चुनाव जीता वो 2014 में तब जीता जब चुनाव आप करा रहे थे, जब आप अपनी जेब से निकाल कर चुनाव आयुक्त बनाते थे, जब इसकी चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के लिए कोई कानून ही नहीं होता था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बनवाया। सुप्रीम कोर्ट को भी साफ 75 साल बाद याद आया कि इस देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई कानून ही नहीं है। It was only after 75 years that Supreme Court realized that we do not have a law. We do not have any rules. जिसको चाहते हैं जेब से निकाल कर बना देते हैं। नवीन चावला जैसे लोगों को बना दिया। जब इंदिरा गांधी के खिलाफ शाह कमीशन बना था इमरजेंसी के बाद, तो शाह कमीशन ने कंक्लूड किया था, फाइंडिंग दिया था कि नवीन चावला को जेल भेजा जाना चाहिए। ये अपनी प्राइवेट जेल चला के लोगों को टॉर्चर कर रहा था और कहा था कि इसको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। उस आदमी को आपने चुनाव आयुक्त बनाया, सोनिया गांधी ने। और मुझे अभी तक, मैं देखे कहीं उसकी भी कटिंग आपको भेज दूं, इंडिया टुडे ने हेडिंग लगाई, सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज इलेक्शन कमिश्नर। व्हाट नॉनसेंस! हु इज सोनिया गांधी टू अपॉइंट नवीन चावला? भाई प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं, सरकार अपॉइंट करती है, वो सोनिया तो कुछ नहीं थी, लेकिन सबको मालूम था सोनिया क्या है, इसलिए हेडिंग लगी सोनिया गांधी अपॉइंट। उस दौरान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने तो इसको लिखित में कहा कि नवीन चावला उठ के बाथरूम जाते हैं, वहां सोनिया गांधी को फोन करते हैं, यहाँ की मीटिंग डिस्कस करते हैं और आगे आदेश लेते हैं। तो ऐसे आदमी को आपने बना के रखा जो मदर टेरेसा सा के मिलके एक क्रिप्टो क्रिश्चियन बन चुका था पूरी तरह। ऐसे आदमी को आपने चुनाव आयुक्त बनाकर रखा और सुप्रीम कोर्ट 75 साल बाद उसको ख्याल आया कि साहब इस देश में चुनाव कराने के लिए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए हमारे पास कोई कानून और कोई नियम ही नहीं है। तो उन्होंने कहा हम बैठेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे जब तक नियम नहीं बन जाता। फिर मोदी ने नियम बना दिया तो उसमें भी दिक्कत। मतलब आज राहुल गांधी कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहां से आ गए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि जब तक नियम नहीं बन जाता तब तक मीटिंग में हम भी बैठेंगे। बन गया नियम, बना दिया सरकार ने नियम, वो नियम जो 76 साल नहीं बना। ये बात आपकी सही है सर, बिकॉज अभी जिस तरह से अगर आप देखते हैं हर चीज के अंदर एक एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाता है, बट जो चीजों के अंदर कॉन्सिक्वेंस है वहां पर नहीं आता है। तो ये बड़ा फनी सी चीज है सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, कोर्ट्स में अगर आप देखें ये जो एक सडनली अमित शाह जी का स्टेटमेंट आता है, हमको पता था ये यशवंत वर्मा जस्टिस के पीछे कुछ करने वाले हैं। सडनली अमित शाह जी का स्टेटमेंट आ जाता है, जी हम करने वाले हैं। अभी तक सिर्फ किरेन रिजिजू के मुंह से आया था कि भाई समथिंग विल हैपन, मॉनसून सत्र में कुछ होगा। ठीक है जी, हमको समझ में आ गया। अभी सडनली खबर आती है कि भाई एमपी एमएलए तो साइन करने शुरू हो गए हैं। मैं बोला यार ये क्या हो गया? एंड ये नहीं पता चल रहा कौन साइन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। ऊपर से खबरें तो ये भी हैं कि ऑपोजिशन के एमपीज ने ऑलरेडी साइन कर दिया उसको। ये क्या इतनी बात खबर है आपके पास? अरे एक आध आदमी का नाम भी बताइए जिसने साइन किया। सर ये मुश्किल है कहना, बट ये पता चल रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है, वही बता रहा हूं मैं हाँ, कि जहां ये बात करीब करीब पूरी तरह से विश्वस्त इसे माना जा सकता है कि तमाम सांसदों ने ऑलरेडी जस्टिस यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट शुरू करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कर दिए, विपक्ष के पक्ष के लोगों ने भी कर दिए, लेकिन एक भी सांसद इसको मानने को तैयार नहीं। कारण बताओ, आज भी सांसदों को लगता है यार कोर्ट से पंगा किसने लेना, वो तो जब सबकी लिस्ट जारी होगी तो हमारा नाम भी आ जाएगा, हम सिंगल आउट ना हो, मेरा नाम अलग से ना आए। कोई कोर्ट को नाराज नहीं करना चाहता। लेकिन आप मानकर चलें कि जस्टिस यशवंत वर्मा की जो ये प्रोसीडिंग है ये इस बार मॉनसून सेशन में शुरू हो जाएगी, इसमें बिल्कुल कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट तो लगातार इसको याद दिलाते रहते हैं, बल्कि अभी तो बड़ी मज़ेदार बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि लगता है जुडिशरी को लगता है कि हम सब लोग ये बात भूल जाएंगे, इसलिए इसको लटका के रखो।
जुडिशरी तो ये भी भूल चुकी कि उससे केंद्र सरकार ने 14 सवाल किए। प्रेसिडेंट ने भेजे थे अभी तक उसका। और आपसे मैंने एक, अगर आपको याद होगा, आई थिंक हमने बात करी थी फरवरी मार्च के बीच में, जब हमने बात करी थी और आपने बोला था कि इसका जवाब आएगा, आएगा, बट अभी नहीं 100% आएगा। आएगा। लेकिन आप देखिए, टाइम जस्टिस से खन्ना आएगा। से पूछा, वो चले गए। गवाई साहब ये 6 जंग आ महीने गई। के लिए आए हैं, वो इंग्लैंड जा रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट जा रहे हैं, तो जयपुर जा रहे हैं, दुनियादारी में जा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। ले दे के वही बात कह रहे हैं, वो केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती। अरे केशवानंद भारती केस और जुडिशरी की सर्वोच्चता सब अपनी जगह ठीक है, भाई जवाब तो दे दें, जवाब तो दे दें। उसमें एक और गड़बड़ होगी सर अभी। आपको पता नहीं, आपने नोटिस कराओ ना कराओ, एक सेकंड मैं ये जरा रिपोर्ट निकाल लूं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई केरला हाईकोर्ट ने एक पिटिशन डाली थी जो चैलेंज किया था गवर्नर गवर्नर के डिले को। ठीक है, अब केरला गवर्नमेंट कहती है भैया हमको उसको विड्रॉ करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ना जी, आप विड्रॉ नहीं कर सकते उसको। देखिए ऐसा होता है, एक कानूनी पहलू समझ लें, कोई भी पिटिशनर अपनी कोई भी पिटिशन कभी भी विड्रॉ कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें रिस्पोंडेंट है, वो रोक नहीं सकती। बट लेकिन उसमें क्लॉज सिर्फ एक है, कोई भी पिटीशन बिना बेंच की सहमत के, जब तक जो बेंच उसकी सुनवाई कर रही है उसकी परमिशन के बगैर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन नो सिचुएशन, नो लीगल पोजीशन टू टेल द गवर्नमेंट ऑफ केरला कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इसको सिर्फ एक आदमी कह सकता है, जो जज प्रिसाइड कर रहा है, जो बेंच प्रिसाइड कर रही है, वो सिर्फ बेंच कह सकती। कभी कभी ऐसा होता है 10 में से 9 बार आप कहते हैं सब हम अपनी पिटीशन वापस लेना चाहते हैं, कोर्ट कह देती है वापस ले लीजिए। बहुत रेयरली कभी ऐसा होता कि कोर्ट कहती नहीं नहीं अब तो आ गई पिटीशन, अब तो हम सुनवाई करेंगे। ठीक है, प्रेशर डालने की कोशिश है वो। ये क्या है सर, व्हाट इज हैपनिंग है? क्योंकि सिमिलर केस था तमिलनाडु का, जहां पर वो गए जी, देखिए ये हुआ केरला जी। गवर्नमेंट बेंच हंटिंग कर रही थी, उनका मुकदमा कहीं और लगा हुआ था। उन्होंने एक पिटीशन मतलब उन्होंने ओपन कोर्ट में ये कहा कि साहब हमारा मुकदमा भी उसी कोर्ट में लगा दिया जाए जहां से तमिलनाडु को आदेश मिला है। कमाल की बात है। अब वो भी आदेश एक खत्म बात हो गया देखिए ना। देखिए अब ये बात एक साबित हो गई, जो बात मैं हमेशा कहता हूं कि जुडिशरी, न्यायपालिका कोई एक मोनोलिथिक बॉडी नहीं है, नहीं है। होमोजीनियस बॉडी नहीं है। जितने जज उतने फैसले, अलग अलग किस्म के। जस्टिस चंद्रचूड़ कह के चले गए कि आपका अपनी पत्नी की सेक्सुअलिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है, एक पत्नी जब शादी करती है तो वो गैर मर्दों से संबंध रख सकती है। व्हाट नॉनसेंस। और अभी आपने परसों देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अपनी बीवी का कॉल रिकॉर्ड करने का भी हक है। तो हाँ, आप सोचिए, तो ये उसी सुप्रीम कोर्ट से 2 अलग अलग फैसले आते हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच फैसला करती है कि तीस्ता सीतलवाड़ को जेल जाना चाहिए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और उसी सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बेंच रात को 10 बजे उसको जमानत दे देती है। तो आप सोचे ना कि जुडिशरी को हम एक ब्रश से पेंट नहीं कर सकते। जितने जज उतनी विचारधाराएं, उतनी तरह की बातें। बट मुझे ये बताइए सर, ये तमिलनाडु का इतना इन लोगों ने चक्कर करा कि भाई ये जी गवर्नर दिस दैट ये वो एंड ऑल दैट। केरला ने सेम कोशिश करी, वेस्ट बंगाल ने थोड़ा पानी फेंकने की कोशिश करी उसके अंदर, लेकिन हुआ क्या? एट द एंड ऑफ इट आपके पास जजमेंट तो आ गया, बड़ा रोना धोना हुआ जी, सॉवरेनिटी खत्म हो गई, ये हुई, घंटा एक बिल नहीं पास हुआ उसके बाद आपका, फिर भी यू नॉट क्यों बीन एबल 10, टू मेक। लेकिन 10 बिल तो स्टालिन ने सर वो तो कानून के रूप यूजलेस। में लागू कर दिए ना। इन ऑल ऑनेस्टी, बिटवीन यू एंड मी, आप सबको पता है वो बड़े यूजलेस से बिल थे। इसके अंदर कुछ था नहीं नहीं इतना। नहीं, उसमें एक बिल ऐसा नहीं नहीं अभी एक बिल ऐसा था जिसमें वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट में गवर्नर की पोजीशन को बहुत वीक कर दिया गया। जिसको या चाहते हैं वो वाइस चांसलर बना के रखें। अभी देखिए आपके सामने एक बहुत बड़ा टेस्ट आने जा रहा है, अभी बहुत बड़ा जी। टेस्ट आने जा रहा है। हम्म। अभी जब रोहित वेमुला बिल आएगा, अब फिर वही रोहित काम है। वेमुला बिल पे फिर यही बात आएगी। अगर गवर्नर नहीं करेंगे तो तम वो सिद्धारमैया कहेंगे कि स्टालिन का बिल पास हो सकता है, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। सुप्रीम और केंद्र सरकार कहेगी सुप्रीम कोर्ट जवाब क्यों नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट को इधर से सिद्धारमैया कहेंगे साहब आपने जो ऑर्डर दिया था तमिलनाडु को वो हमें दें। इधर से केंद्र सरकार कहेगी कि साहब आप क्या ऑर्डर दे सकते हो क्या नहीं, हमने कुछ सवाल पूछे हुजूर उसका जवाब दें। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को एक बहुत ही
विषम परिस्थिति में डाल रही है। ऊपर से सर होम मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आता है 2 जुलाई को, जुडिशरी शुड नॉट ओवरराइड एग्जीक्यूटिव डिसीजन इन दैट इज समथिंग, एंड ये कॉन्टेक्स्ट में आया था डिपोटेशंस के ऊपर, तो वहां तो शट अप कॉल दे दिया आपने। जस्टिस गवाई 2 बार कह चुके हैं अपने 2-2.5 महीने के कार्यकाल में कि जुडिशियल टेररिज्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, उदयपुर फाइल्स के बारे में सुनवाई करते हुए आज जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साहब हम कौन होते हैं कोई फिल्म रोकने या रिलीज कराने वाले, वो तो भारत सरकार का काम है, वो तो भारत सरकार का काम है, लेकिन जो रोक के रखा है उसको नहीं छोड़ा। तो यानी ये आपका काम नहीं है, आप खुद ही बता रहे हैं और खुद ही आपने रोक रखा है उसको। तो रिलीज हो जाएगी अब तो? क्यों रिलीज हो जाएंगी भाई, उन्होंने हाईकोर्ट का स्टे नहीं हटाया। अभी तो आज भारत सरकार की भी तो टेस्टिंग है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी में पता कीजिए क्या हुआ, 8-2.5 बजे हियरिंग थी। मैंने अभी देखा नहीं है उसका नहीं, अपडेट, मैंने तो देखा, अभी तक कुछ आया नहीं, अभी तक नहीं आया उसका कुछ। कपिल सिब्बल गए। एक सवाल था, कपिल सिब्बल साहब तो सर अब क्या बोले, वो तो उन्होंने तो कोर्ट में जाके बोल दिया कि भाई नोबडी नीड्स टू प्रूव देयर सिटीजनशिप। अब उसका उनका तो ठीक है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं सर, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट सर। बट यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ 3 स्टेट्स हैं। कपिल सिब्बल ने तो ये भी कहा ना, सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं बची, अब ऑर्डर मिल रहे हैं तो ठीक है। वो तो है सर। अब हम देख रहे हैं ममता ने भी लैंग्वेज का वो उठा लिया है। सो 3 ही स्टेट्स हैं जिसके अंदर लैंग्वेज का आप गेम खेल रहे हो। लेट्स पुट दैट अक्रॉस वेरी क्लियरली। एक है आपका तमिलनाडु, एक है महाराष्ट्र और एक है बंगाल। बंगाल में आप खेल रहे हो कि भाई बंगालियों के खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र में फेल है, महाराष्ट्र में पूरा गेम फेल है। वो 2-4 आप अच्छा देखिए, पिटाई वहां हो क्यों रही है, पिटाई हो ही इसलिए रही है क्योंकि फेल है। कर्नाटक में भी बहुत ज्यादा इसकी वो नहीं है, आप यकीन माने, वो भी वो, हाँ वो देखिए पिटाई, मार पिटाई पे बात आती क्यों है, मार पिटाई पे बात ये होती है जो चीज पॉलिटिकली चल जाती है उसमें हिंसा नहीं होती। हिंसा जब हो जाए तो समझ लीजिए कि पॉलिटिकली चीज नहीं चल रही है, इसलिए हिंसा करके उसको बढ़ाया जा रहा है। और बंगाल में भी ये मामला बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अभी मैं इसको बहुत सेफली प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि बंगाली भाषा और ये सब। बाकी रही ममता के विक्टिम कार्ड खेलने की बात, तो एक चुनाव के पहले वो पैर में पट्टी बांध के लेट गई थी, दूसरे चुनाव के पहले वो सर में पट्टी बांध के लेट गई थी, तो अब देखिए कहाँ पट्टी बनती है। अब वो बांग्ला फ्लैग बांध के लेटेंगे। वो भाषा की बात आ रही तो शायद मुंह पे पट्टी बांध लें, उनका भी भला होगा, देश और प्रदेश का भी होगा। बट सर एक चीज मुझे समझाइए, आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराते हो, ठीक है जी, आप एक चीफ मिनिस्टर बनाते हो, चीफ मिनिस्टर आपकी माला जपना शुरू हो जाता है पब्लिक में, उसके बाद उसका गेट बंद कर देते हो आप जाके। नहीं देखिए, मैं मतलब मैं मुझे लगता है कि शायद मैं देश का पहला आदमी था जो 1 साल पहले से इस बात को कह रहा था। इट इज ऑन रिकॉर्ड, घूमता आईना मेरा चैनल, उस पर देखिए जाके। मैंने अपने जितनी बार कहा था, अपने ही वीडियोस को काट काट के एक नया वीडियो बना के पोस्ट कर दिया कि देखिए साहब मैं 1 साल से कह रहा हूँ कश्मीर में चुनाव नहीं होना चाहिए। कश्मीर को राज्य का छोड़िए, आपको वहां पे किसी भी तरह का दर्जा नहीं देना चाहिए, आप उसको जिंदगी भर के लिए आप यूनियन टेरिटरी बनाकर रखें। यूनियन टेरिटरी की अवधारणा आखिर हमारे संविधान में किसी लिए है या नहीं है। अभी मैं उस दिन संजय दीक्षित साहब के साथ कुछ दिन पहले बैठा था, उन्होंने कहा, संजय दीक्षित ने कहा आजकल उमर अब्दुल्ला मोदी की बड़ी तारीफ करते हैं। हमने कहा देखिए, जब उनकी तारीफ शुरू होती है मोदी की, वो खत्म होती है कि स्टेट को पूरी ऑटोनॉमी कब मिलेगी, वो हमेशा खत्म इसी से होती है कि मोदी जी हमको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आप सोचे कि 2024 तक उमर अब्दुल्ला कितनी बार जा रहे थे वहां पे शहीदी दिवस मनाने कब्रिस्तान में, कितनी बार, हाँ नहीं पहले कभी गए होंगे पर कितनी बार जा रहे थे, लेकिन अभी वो कूद के फलांग के पहुंच गए हैं। एक एक दिन जो आप उमर अब्दुल्ला को कंटिन्यू कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। देखिए अच्छा, मोदी के साथ भी क्या है कि साहब उनको एक वर्ल्ड लेवल पे दिखाना था कि हमने कश्मीर की समस्या हल कर दी 370 हटाकर। 370 हटा के बहुत अच्छा किया, लेकिन कश्मीर की समस्या कहाँ से हल हो जाएगी भाई, कहाँ से हल हो जाएगी? आप बताइए, अफगानिस्तान की समस्या हल हो गई, पाकिस्तान की हो गई, ईरान की हो गई, इराक की हो गई, सीरिया की हो गई, मिडिल ईस्ट की हो गई, तो कश्मीर की कहाँ से हो जाएगी? तो भाई वो एक 100% मुस्लिम स्टेट है और जो कि एक इस्लामिक कंट्री के बगल में है, उसको तो आपको हमेशा आपको उसको फौज के साए में रखना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। 1 साल से कह रहा हूं वहां चुनाव, और अगर कहीं भूले से इन्होंने उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा और आधे राज्य के दर्जे में सिर्फ एक अंतर है, वो साहब पुलिस हाथ में आ जाएगी।
हाँ, और उमर अब्दुल्ला, अच्छा उमर अब्दुल्ला भी उसी पुलिस के लिए परेशान है, केजरीवाल भी उसी पुलिस के लिए परेशान। पुलिस नहीं साहब, हमारे पास पुलिस नहीं है। जैसे उनको पंजाब में सरकार बनी, वो पंजाब की पुलिस को पूरे भारत में भेजने लगे, उसको सीबीआई बनाकर। आपने देखा ना, तो पुलिस के लिए फड़फड़ा रहे हैं सब। उमर अब्दुल्ला को जितनी जल्दी हो सके बर्खास्त कर देना चाहिए। और मैं इसके लिए आपको एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी दे रहा हूं। उमर अब्दुल्ला के दादा को कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले जवाहरलाल नेहरू ने अंततः उसी शेख अब्दुल्ला को 11 साल जेल भेज दिया। और Correct. इतना लंबा वो शख्स जेल में रहा कि जब मेरा याद है कि शायद नेहरू मर गए तो लाल बहादुर शास्त्री ने आजाद किया, तो इतना लंबा उनको जेल भेजा, 11 साल उनको जेल भेज दिया। तो जिस आदमी को आपने बड़ी हसरत से कश्मीर का प्रधानमंत्री घोषित किया था, उसी को आपने जेल भेज दिया। मोदी को यह बात समझ में आनी चाहिए कि 3 पुश्तों से ये चला, ये एक खून चूस रहा है खानदान कश्मीर का। और वहां जितने हैं, महबूबा मुफ्ती का खानदान भी खून चूस रहा है, उमर अब्दुल्ला का खानदान भी खून चूस रहा है, आतंकवादी खून बहा रहे हैं, और वो जो रिलीजियस लीडर हैं उनको ललकार रहे हैं। तो और जहां तक कश्मीर की आवाम का सवाल है, तो साहब सब बुरी तरह ब्रेन वॉश्ड हैं, और किसी गलत फहमी में मत रहें आप। और चलिए ठीक है, अब देखिए, जब मैं तो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये भी कहता हूं कि साहब सबका साथ और सबका विकास तो आपने साबित कर दिया। रही बात सबका विश्वास का, तो वो भगवान राम को त्रेता युग में नहीं मिला, आपको कहां से मिलेगा? वो नहीं मिलता सर, वो नहीं मिलता। बट एक्चुअली एक चीज है उसके अंदर, मैं काफी टाइम से ये चीज बोल रहा हूँ कि इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा अक्टूबर नवंबर तक, एंड बाय दिसंबर ये गायब हो जाएंगे। मैंने पता नहीं क्यों, मेरे को 3-4 चीजें दिखी बिहार चुनाव के बाद शायद कश्मीर सरकार चली जाए। लेकिन ये भी उल्टा है, मुझे कहना है कि साहब अगर कश्मीर सरकार को जाना तो बिहार चुनाव के पहले भेजिए उसको, आपके नंबर बढ़ जाएंगे बिहार चुनाव में। स्ट्रेंथ दिखाइए। हाँ, लेकिन शायद प्रधानमंत्री को मणिपुर के पहले मालूम भी नहीं था कि कोई 356 भी कोई अनुच्छेद है। अब क्या किया जाए? नहीं सर, मोदी जी अच्छे आदमी है। कोई बात नहीं, अच्छे आदमी है। सर लेकिन एक अभी यहाँ पर इंटरनली जो हमारे 3-4 चीजें जो मेजर रिफॉर्म्स के अंदर पेंडिंग है, अगर आप देखें, एंड उसके अंदर सबसे बड़ा था आपका फार्म लॉज। अभी रिसेंटली किसी ने सर्वे करा, पता चला 21 स्टेट्स आउट ऑफ 22 बीजेपी की हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखा है, और वो भी होने वाले हैं, 22 के 22 हो जाएंगे। अभी ये जो आगे आने वाले हैं, ये रिसेंटली वाली बात नहीं है। ये 21, आप देखिए, फार्म लॉज का जो अडॉप्शन है, वो जब फार्म लॉज मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया तो उसके पहले से आपको मालूम कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग कहाँ शुरू हुई? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग ज्योति बसु की सरकार ने पश्चिम बंगाल में शुरू की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी हो रही है वहां पे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वामपंथी उसको केरल में भी कर रहे हैं। आप सोचिए, जहां जहां वामपंथियों की सरकार है, इन्होंने इंट्रोड्यूस भी नहीं की, किया भी इसको, लेकिन आप देखें आपने उसको खत्म करा दिया। म्यूनिक की संधि हो गई साहब वो। और आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमेटी बनाई थी, जब मोदी सरकार ने फार्म लॉज वापस ले लिए, तब कमेटी की रिपोर्ट आई कि देश में करीब 86 से 90% किसान चाहता लागू हो जाए। अब सोचिए, क्योंकि ये तो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, आपको दिख रहा है जिस स्टेट्स के अंदर इम्प्लीमेंट। अरे भाई, जिन देशों के आप दबाव में आ गए, कनाडा सबसे ज्यादा कूद के बयान दे रहा था, उसके कुछ दिन बाद उसके यहाँ फार्मर्स ने एजिटेशन किया तो उसने घोड़े दौड़ा दिए जस्टिन ट्रूडो ने। तो आप पश्चिमी देशों की तरफ वैलिडेशन के लिए देखना बंद करें। वो आपको कभी वैलिडेट नहीं करेंगे। खबर आ रही है कि इंग्लैंड ने 2 महीने पहले बता के रखा था कि साहब बोइंग का फ्यूल स्विच देख लें, कुछ गड़बड़ हो सकती है। ब्रिटेन से खबर आई थी, अब देखिए सामने आ रहा है। लेकिन वहीं का डेली मेल छाप रहा है कि पायलट की मां की मृत्यु हो गई थी, इसलिए डिप्रेशन था, उसने जान के हवाई जहाज गिरा दिया। अब इसका क्या करेंगे आप? तो उनकी तरफ अप्रूवल के लिए, वैलिडेशन के लिए, उनकी तरफ तालियों के लिए देखना बंद करें। उधर से तालियां कभी नहीं बजने वाली। वो बात आपकी एकदम दुरुस्त है सर, कोई उसमें डाउट नहीं है। क्योंकि अभी वो एक जो शैकल है ना हमारे को, एंड ये बीजेपी की गवर्नमेंट में शैकल नहीं है, हमारे सबके अंदर शैकल है। अरे भैया, बीजेपी सरकार जाने दीजिए,
कांग्रेस सरकार में जब हमारा कोई सैटेलाइट ऊपर जाता था तो न्यूयॉर्क टाइम्स कार्टून बना के उसका मजाक बनाता था। सर मैं साहब आपको एक हमारा सैटेलाइट गया था, कांग्रेस सरकार में गया था, 107 अलग अलग देशों के सैटेलाइट लेके हमने ऊपर ले गए थे, उसमें 93 यूनाइटेड स्टेट्स के थे, और आप ही हमारा मजाक बना रहे हैं। क्यों? सबसे आपको महंगा जो काम पड़ रहा है हम सस्ते में कर दे रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने एक हंसी में कहा भी था कि जितने में आपने ग्रेविटी फिल्म बनाई उतने में तो हमने मंगलयान भेज दिया। सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं सर इसके अंदर आपको, 1990 1980 और 90 के बीच में हमने सोवियत यूनियन से सबमरीन्स ली थी सर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, ठीक है जी, एंड लीज पे ली थी सर नहीं हमने। सॉरी, कट गया, मैंने आपको बताया था मैं कोई सोवियत यूनियन हाँ, से व्हाट सबमरीन्स, न्यूक्लियर कब सबमरीन्स बने हमने लीज सर? पे ली थी सर। हमने लिखित में अमेरिका को आश्वासन दिया था कि ये सबमरीन्स को हम कभी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिखित में भेजा था हमने। सो जो सो लोग व्हाट, ये बोलते हैं कि आई मीन पाकिस्तान हमेशा लिख के देता है कि हम F-16 इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन पंगा है सर, वो क्या है? हम लोग तो ये उसका जो क्या? लिखते हैं मानते हैं, वो तो नहीं मानते ना, वो तो नहीं मानते ना सर। तो आते हैं सर थोड़ा बाहर की इश्यूज में भी, क्योंकि जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है मोदी जी का, एंड आई वांट टू एनालाइज इनका आगे के नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि मॉनसून सेशन आ रहा है। सो वी नीड टू काइंड ऑफ फिगर आउट किस स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। ये स्टेटहुड पे एक आखिरी सवाल पूछूंगा सर। आज कांग्रेस की तरफ से प्रेसिडेंट एंड जो भी वो हमारे टी शर्ट वाले साहब हैं, उन्होंने एक चिट्ठी साइन करी है अबाउट स्टेटहुड, मोदी जी प्लीज गिव स्टेटहुड टू जेएनके इमीडिएटली। इस पे भी जरा, क्या ये चिट्ठी कोई साइन करी है? कि भाई जेएनके को स्टेटहुड मिलना चाहिए इमीडिएटली। किसने कहा है? वो तो राहुल मल्लिकार्जुन गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। हाँ, यस। जी। नहीं, उसका तो एक सिंपल सा कारण है। राहुल गांधी को इतने दिन बाद, देखिए वो उमर अब्दुल्ला की सरकार में कांग्रेस का डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाहते थे, उमर अब्दुल्ला ने मना कर दिया उनको, तो वो कांग्रेस में वो सरकार में शामिल नहीं हुए। इतने दिन से वो वॉच कर रहे थे, फिर एकदम से उनको लगा कि यार उमर अब्दुल्ला फिर से कश्मीर में कम्युनल आग को भड़काना चाह रहा है, और जैसे उनको समझ में आया कि कश्मीर में दोबारा वायलेंस हो सकता है धर्म के आधार पे, राहुल गांधी का खून जोश मारने लगा, यार ये तो बड़ा अच्छा मौका है। तो इसी समय उनकी चिट्ठी जाती है कि साहब फुल स्टेटहुड दे दिया जाए, जिसमें पूरा कश्मीर ठीक से चलने लगे और हम कह सकें कि धारा 370 हटाना गलत है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि राहुल गांधी ने इधर जितने काम किए हैं, रोहित वेमुला बिल हो या जितने बयान दिए हैं, वो सब एक भी बयान या एक भी काम, मैं ओवर क्रिटिकल नहीं होना चाह रहा हूं आदि, लेकिन ऐसा एक भी बयान या एक भी काम राहुल गांधी ने नहीं किया जो सीधे सीधे देश विरोधी ना नजर आ रहा। समटाइम्स यू रियली वंडर सर, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए आप क्या-क्या चीजें करते हो? आई मीन एक अभी वो कल उमर नहीं, अब्दुल्ला एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की बात ही नहीं है आदि। मैं तो हमेशा कहता हूं कि नेहरू, इंदिरा और राजीव की नीतियां खराब थी, सोनिया, राहुल और प्रियंका की नीयत खराब है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अब आप इसमें देखें सर, पाकिस्तान की बैंड बजा रखी है और आप वो पूछे जा रहे हो, भाई देखो ट्रंप ने तुमको नीचे कर दिया। वो यार वो भीख मांग-मांग के परेशान हो रखा है, उस अपने आप को प्रमोट कर लिया, वो उसकी आई मीन घंटी, अब घंटी तो सर क्या बोलूँ मैं, कौन-सा पाकिस्तान में घंटी है जो बज नहीं रही है इस टाइम पे? इट्स इन ब्लडी केओस। एयरफोर्स उनकी चल नहीं रही, नेवी की हालत खराब है, आर्मी डज़न्ट नो टू लुक लेफ्ट, बैक, डाउन। वो इमरान खान से वॉलीबॉल, आज पता है क्या रूमर आई है सर, पता है आपको? इमरान खान को मार इमरान, दिया। नाउ ये पता है क्यों होता है सर? ये र्यूमर तीसरी बार आई है, लेकिन आदि ये क्यों आती है सर? जब उसको कुछ करना होता है ना, तो वो ट्रक की बत्ती जला देता है, वो इंडिया वालों को चिपका देता है, इंडिया वाले इमरान खान को देखना शुरू हो जाते हैं, पीछे से ये कुछ करके निकल जाता है। ही ऑलवेज डज़ दिस, और ये हालत है इन लोगों की। अब अब यहाँ पर मोदी जी का मेरे भारतीय को पता है सर। भारतीय फौज तो इमरान खान को देखना नहीं शुरू कर देगी ना, उसके बीवी आई होप नॉट। के और इमरान खान की शायद दूसरी की तीसरी की कौन से नंबर की पत्नी ने आज एक पॉलिटिकल पार्टी भी अनाउंस की है। रहम खान ने इतनी ढेर सारी शादियां कर ली वहाँ थे सबने। 5 शादियां इसने बंदे ने कर रखी, शहबाज ने 4 शादियां इमरान ने, तो क्या ही कहा जाए। हाँ, शहबाज की भी 5 है, करेक्ट।
पांचवी है, करेक्ट सर। तो सर अब मोदी जी की जो इस बारी अभी जो पॉलिसीज चल रही है, स्पेशली अमेरिका के साथ ट्रेड डील, अभी सुनने में आ रहा है कि अमेरिका डिस्काउंट कर करके माइक्रो मिनी ट्रेड डील साइन करना चाहता है आपके साथ, क्योंकि आप कहीं पे मान ही नहीं रहे उसकी बात। पाकिस्तान को आपने ठोक-ठाक के रखा हुआ है, चाइना के वहाँ पर घर में घुसे हुए हो आप। ये ये जो एक पोस्चर दिखा रहे हैं, जो मोदी जी कम सॉफ्ट पोस्चर दिखाते थे, ये पहले हार्ड पोस्चर नहीं दिखाते थे। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, ट्रंप ने एक बार कहा था कि मोदी इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर। एक बार तो उस समय ये कहा गया था कि भाई देखिए, ऐसा ही सब बातें, मीठी मीठी बातें लोग करते रहते हैं। ट्रंप तो किसी भी कुछ भी कह के पलट जाते हैं, इसलिए ट्रंप की बातों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। ट्रंप ने कहा कि मोदी मुझसे ज़्यादा टफ नेगोशिएटर है। पर उससे बहुत पहले एक बार व्लादिमीर पुतिन ने यह बात कही थी कि मोदी का तरीका है माई वे और हाईवे। तो बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जब एक ट्रेड और कॉमर्स की बात आती है, व्यापार की बात आती है, तो ट्रंप अपने आप को बहुत बड़ा डील मेकर बताते हैं। लेकिन गुजरातियों को बिजनेस करना वो सिखाएंगे, मुझे इसमें डाउट है। इस मामले में तो अभी वो मोदी जी को नहीं पकड़ पाएंगे। ऊपर से सर अभी जो लेटेस्ट खबर आती है कि साहब अभी आपने उठा के म्यांमार में भी ठोक दिया। अब कोई मानने को तैयार नहीं है, वो एक पॉलिटिकल गेम है, क्योंकि जब भी अरे आप हम म्यांमार माने ना माने, हम माने ना माने, परेश बरुआ तो चिल्ला रहा है, उल्फा तो चिल्ला रहा है कि साहब हमारे आदमी मार दिए, हमारा लेफ्टिनेंट जनरल मार दिए, कर्नल मार दिया, ब्रिगेडियर मार दिया, पहले आदमी मार दिए, पहले जनरल मार दिया, फिर जनरल को जब साहब हम उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे तो जो शोक सभा थी उसको भी निपटा दिया। वो तो चिल्ला रहे, वो तो अच्छा, वो तो बैठा हुआ है ढाका में छुप के। अभी कोई मुझसे कह रहा था कि भाई मोहम्मद यूनुस को क्या हो गया, ये हर बात इंडिया बोलते हैं, आम क्यों भेजे? हमने कहा आम इसलिए भेजे हैं क्योंकि जिस परेश बरुआ पे अटैक हुआ वो परेश बरुआ ढाका में छुपा है, मोहम्मद यूनुस के पास। अब उनको डर लग रहा होगा कि अगला अटैक यहाँ पे ढाका में ना। और देखिए, उनके डर की कारण है, अगर भारत ने म्यांमार की स्ट्राइक को एक्सेप्ट किया होता तो शायद इतनी डर की बात नहीं थी। पर अब तक अज्ञात बंदूकधारी घूम रहे थे, अब अज्ञात ड्रोनधारी घूमने लगे। तो अब ये डर की बात है ना। आप समझिए, अब ये डर की बात है। तो अगर आप म्यांमार में हमला करके कह सकते हैं हमने कुछ नहीं किया, तो फिर आप ढाका में भी करके कह सकते हैं हमने कुछ नहीं किया। और एक आधा नहीं है सर, 3-3 हमले करते हो। ऊपर से किसी को बताते नहीं हो। मीडिया पागल हो रखी है। हमारे जैसे लोगों ने तो पूरी चिट्ठी-पत्री खोल के रखी है कि भैया ये करा है हमने आके। दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। मैं तो हाँ, स्ट्राइक्स तो लोकेशन इसीलिए भी नहीं दे बताते ना, उन्हें मालूम है आदि बता देंगे। मैं मेरे को तो सर, मैं बैठ के काफ़ी रिसर्च करी इस जगह पे, मेरे को दिखा कि यार ये 3 लोकेशंस हैं, यहाँ पर दिख गई मेरे को, लाहे करके एक लोकेशन है। आई सॉ वहाँ पर मेरे को कैंप कुम भी आप दिखा। सोचो आपकी उल्फा आई जो परेश बरुआ चला रहे हैं, उसमें माना जाता है 200 से कम मेंबर हैं। अब करेक्ट। 200 से अच्छा उसमें 20 लोग मर गए, तो यानी 10% फोर्स आपकी सिंगल स्ट्राइक में चली गई। वो भी लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल और कमांडर पद, ब्रिगेडियर, पता नहीं क्या क्या। आई मीन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी दिख रही है, इंटरनल पॉलिसी भी आई मीन आई डोंट सी मोदी जी दैट एग्रेसिव, बट जिस तरह से अमित शाह जी स्टेटमेंट दे रहे हैं आजकल, यू लाइक यार भाई तुम, क्या हो रहा है ये यहाँ पर? बट बॉटम लाइन आपको क्या दिखता है सर? देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिनके ऊपर अभी भी एक्शन पेंडिंग है। फॉर एग्जांपल जो अर्बन नक्सल्स हैं, उसको वहाँ पर फडणवीस साहब ने उधर पे आग लगाई है। And he's going after the urban ones, and Yogi and Himanta Saab seems to be going after the other ones. ये तो अदर ये वन छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री भी तो निपटा रहे हैं लगातार, आप देखिए ना। वहाँ पर हो रहा है ये। तो ये क्या, हाउ डू यू सी दिस? ये इसका कोई एक कंबाइंड गेम है? इट इज़ रैंडम? क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, मैं आज आपको एक बॉटम लाइन कहता हूँ आपके प्रोग्राम के एंड में। लेट दिस बी माय लास्ट स्टेटमेंट एंड आई स्टिक बाय इट। मेरा मानना है कि वॉट एवर सिचुएशन वी फाइंड अवर सेल्स इन, आज हम जिन हालात में भी हैं वो ओवरनाइट, एक रात में नहीं हुए हैं। 1000 साल में हमारी ये हालत हुई आदि कि हमारे अपने पॉलिटिशियंस हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमारी अपनी अदालतें हमारे खिलाफ बोल रही हैं, हमारे अपने मीडिया हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे अपने लिबरल और वोक बच्चे हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आज हम जिस भी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान हिंदुओं के बगैर कैसा हिंदुस्तान, तो जिस भी स्थिति में हम हैं उसको उस स्थिति में आने में 1000 साल लगा है आदि। उसको ये मत सोचिए कि आपको 10 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10 साल में बहुत कुछ हुआ है। इट हैज़ बीन अ स्टार्ट। एनसीईआरटी की नई किताब आज मैं देख रहा था जिसमें अकबर को कहा है कि हाँ, सहिष्णु था पर क्रूर भी था। ही वॉज अ क्रूअल लीडर।
भारत के इतिहास में अकबर को क्रूएल पहली बार कहा गया है, फर्स्ट टाइम कहा है कि सर अकबर वॉज, हाँ उसमें कहा है कि अकबर क्रूर भी था, सहिष्णु भी था, और औरंगजेब सिर्फ क्रूर था। सर बाबर का लिखा है, बाबर हाँ, वाज ब्रूटल, टेकिंग तो प्राइड इन इरेक्टिंग टावर्स ऑफ स्कल्स। आई एम लाइक ये, एक्सक्यूज मी। भाई यही काम तो अकबर ने किया ना, जब हेमू को हराया उसने पानीपत में, तो भाई यही काम तो उसने किया। और उसने भी काफिरों के मुंडों की दीवार तब तक बनवाई जब तक उसे बताया ना कि जहां पना आपने जो काफिरों के नरमुंडों की दीवार बनाई वो आपके दादा हुजूर बाबर से ऊंची हो गई, तब तक किया उसने ना। तो अब पहली बार तो एक शुरुआत हो गई है। शायद वो शुरुआत इतनी ज्यादा तेज नहीं रही जितना इस देश के लोग अपेक्षा कर रहे थे, बट एटलीस्ट द टाइड हैज टर्न्ड। अब समय लगेगा, थोड़ा समय दें। 1000 साल से जो लड़ाई आपने हारी है उसको 10 साल में आप जीत जाएंगे, ये अपेक्षा करना ही गलत है। आदि स्थितियां बदली हैं, सोच बदला है, समाज का विचार बदला है, इंटरनेट और सोशल मीडिया का इसमें बड़ा रोल रहा है। गिव अस टाइम एंड वी विल बी देयर। एब्सोल्युटली सर जी, थैंक यू सो मच। मैं आपसे मतलब मैं लिटरली आज दोपहर में आपसे बात करने के बाद मैंने अपने पॉइंट्स लिखे हुए थे। एक ही पॉइंट छोटा सा मेरा बचा हुआ है, इफ यू वांट टू प्लीज पुट मेक अ कमेंट। शशि थरूर साहब ने जो एक इमरजेंसी पे आर्टिकल लिखा था, लवली आर्टिकल, माय गॉड। आई हैव नेवर रेड हिज आर्टिकल्स बट दैट आर्टिकल वाज उफ, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिटन। कुछ वो इतना वो नहीं है बट ही हैड रिटन हिज पर्सपेक्टिव। उसके बाद ऑल्दो हमारी मीडिया बेवकूफ है, दे कुड हैव पुट अ लॉट ऑफ फायर इनटू इट, बट आप कैसे देखते हैं ये शशि थरूर साहब को? ही शशि सीम्स टू बी थरूर के बारे में देखिए, उस जो आर्टिकल में है, ये पहली बार हुआ है भाई। पहले भी कांग्रेसीज ने कहा है कि हाँ भाई इमरजेंसी गलत थी एंड ऑल दैट, कोई बात नहीं। शशि थरूर के आर्टिकल में इकलौती बात जो पहली बार हुई है कि शशि थरूर ने इंदिरा गांधी का नाम लिखा है। इसके पहले इंदिरा जी का नाम किसी ने नहीं लिखा था, शशि थरूर ने इंदिरा गांधी का नाम लिखा है। शशि थरूर कांग्रेस की गले की वो हड्डी बन गई हैं जो न निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं। अगर आप शशि थरूर को पार्टी से बर्खास्त कर देते हैं तो मोदी उनको ग्लैडली ले लेंगे अपनी पार्टी में, या फिर उनको ऐसी जगह इस्तेमाल करेंगे कि वो और खुल के आपको गालियां देंगे। अगर आप शशि थरूर को नहीं हटा रहे हैं तो पार्टी में रह के आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। पर ये लड़ाई आपने शुरू की, गांधी परिवार ने शुरू की। जिस दिन शशि थरूर ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का नामांकन भरा, उसके बाद गांधी परिवार ने उनको एकदम परिया बना दिया। मतलब उनसे आप बात भी कर लेंगे तो गांधी परिवार नाराज हो जाता था। शशि थरूर जैसे एक्सपीरियंस पार्लियामेंट्रियन के रहते हुए आप गौरव गोगोई को उपनेता बना रहे हैं, उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं। तो भाई ही हैज़ नथिंग टू लूज। उस आदमी ने भी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया, यूनाइटेड नेशन से लेके और नॉवलिस्ट से लेके और संसद से लेके और कई शादियों से लेके सब कुछ पा लिया उसने। तो कुल मिलाकर उसके पास भी अब पाने के लिए कुछ रह नहीं गया, उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं है। आपने उसके साथ गलत पंगा किया है और ये अब आपको पछतावा हो रहा है। पछतावा सर। पछतावा बड़ा अच्छा वर्ड है आपका, आई मस्ट से। बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, क्योंकि ये पछतावा नहीं है सर, ये फोपा है। केरला आपके हाथ से गया एंड यहाँ पर बहुत बुरे हाल होने वाले हैं, बिकॉज यू नो आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स। कांग्रेस के 2 दर्जन पूर्व मुख्यमंत्री इस समय भाजपा में। ही सेड वन थिंग वेरी क्लियरली, ही सेड यार अगर शशि थरूर यहाँ से गए, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है ना केरला में, who look at Shashi Tharoor and say, हाँ, our chap, they're all gone. So they're predicting doom. But in any case, thank you sir. आपसे बात करके हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है. It's always fun talking to you and learning from you. क्योंकि बहुत कुछ चलता है ना, आपका हमारा एक कॉन्वर्सेशन पैटर्न रहा है. I want to continue that because हम लोग चारों थैंक तरफ की यू बात आदित्य, थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, प्लीज शो योर लव, लाइक, सब्सक्राइब एंड इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल. सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है. नमस्कार.